जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीएससी मेंस के सिलेबस की, जिसमें हम देखेंगे जनरल स्टडीज 1 मतलब कि जीएस 1 का सिलेबस देखेंगे, जो कि पेपर 2 है। पेपर 1 होता है ऐसे। तो आज हम जीएस 1 का सिलेबस देखेंगे और इसके अंतर्गत देखेंगे कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं और उन सब्जेक्ट के अंतर्गत हमें कौन कौन से टॉपिक देखने हैं। क्योंकि इससे पहले हम लोग जीएस जो यूपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस है वो हम लोग देख चुके थे। अब हम देखते हैं मेंस का। तो मेंस से सबसे पहले हम देखते हैं जीएस 1 का सिलेबस। तो जीएस 1 के हम सिलेबस की बात करते हैं तो हमें इसके अंतर्गत इन 4 सब्जेक्ट को पढ़ना होता है: आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एंड इंडियन सोसाइटी। जब हम आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं तो हमें आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत हमें प्राचीन भारत से लेकर और आधुनिक भारत तक का हमें आर्ट एंड कल्चर पढ़ना होता है। आर्ट के अंतर्गत हमें आर्ट फॉर्म पढ़ने होते हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो आर्ट फॉर्म है तो वो देखने होते हैं। कल्चर के अंतर्गत, संस्कृति के अंतर्गत हम लोग साहित्य पढ़ते हैं, आर्किटेक्चर पढ़ते हैं, वास्तुकला पढ़ते हैं, और जो हमारी हड़प्पन आर्किटेक्चर रही है वहां से स्टार्ट करके हम लोग अपने मॉडर्न जो आर्किटेक्चर है उसको पढ़ते हैं। और बीच में जो अलग अलग, चाहे मध्यकाल की जो विभिन्न जो काल रहे हैं उनमें अलग अलग शासक रहे हैं तो उन लोगों ने किस तरीके से वास्तुकला को एक योगदान दिया है, उसी के साथ हम लोग जैनिज्म एंड बुद्धिज्म का योगदान पढ़ेंगे वास्तुकला के अंतर्गत। ठीक है, तो हम ये इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। और जब आर्ट की बात करते हैं तो आर्ट में विभिन्न सारे फॉर्म आते हैं, जिसमें हम क्लासिकल जो जो डांस है वो भी हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि क्लासिकल डांस है, ठीक है, वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, फोक डांस है, वो भी हम पढ़ते हैं। तो ये इसके अंतर्गत हमारे आर्ट के अंतर्गत आ जाएगा, आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो ये जो है ना आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके लिए हम यदि किसी भी कोचिंग का नोट्स पढ़ लेते हैं, और आर्ट एंड कल्चर नितिन संघानिया की एक बुक भी आती है, लेकिन वो तो बहुत ही मोटी है, अपन को इतनी डीप में नहीं जाना है पूरी तरीके से। अपन को एक जो क्यों पेपर का नाम ही है जनरल स्टडीज, मतलब हमें सामान्य अध्ययन पढ़ना है। यदि इसके अंतर्गत हम अलग अलग जो सिलेबस में टॉपिक दिए हुए हैं, आर्ट फॉर्म, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, तो जो लिटरेचर, हाँ, इसके अंदर हम लिटरेचर ही पढ़ते हैं। तो प्राचीन इतिहास से लेके अभी तक का जो लिटरेचर है वो भी हम पढ़ते हैं, जैसे कि एंशिएंट लिटरेचर, उसके अलावा पाली, प्राकृत लिटरेचर, मॉडर्न लिटरेचर। ठीक है, तो ये जो क्या है हम लोग लिटरेचर पढ़ते हैं, और उसमें जो भी एक प्रमुख प्रमुख जो भाषाएं हैं उनका लिटरेचर में क्या क्या योगदान है, उनका लिटरेचर क्या है, वो भी हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। तो इसके अंतर्गत जो मुख्य रूप से हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या, आर्ट। ठीक है, आर्ट फॉर्म पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे कल्चर पढ़ेंगे। ठीक है, और हम क्या पढ़ेंगे, लिटरेचर। ठीक है, तो लिटरेचर पढ़ते हैं। तो ये तो क्या हम लोगों ने और इसके साथ हमने 3 चीज पढ़ ली है, तो ये हमें हमारा आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट हो जाता है। जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं, जब हम हिस्ट्री की बात करेंगे तो हमें हिस्ट्री, भारत की हिस्ट्री तो पढ़नी है, इंडियन हिस्ट्री तो पढ़नी है, इसके साथ हमें वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़नी है। तो जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करेंगे तो हम पहले जो हिस्ट्री है इसको हम 3 भागों में विभाजित कर लेते हैं, सॉरी 2 भागों में। एक तो हमें पढ़ना है इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, और हम पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री। तो वर्ल्ड हिस्ट्री का तो सबसे पहले हम वर्ल्ड हिस्ट्री को ही देख लेते हैं। तो वर्ल्ड हिस्ट्री की सिलेबस में केवल एक ही यूनिट है, तो कभी कभी क्या होता है इसमें से क्वेश्चन आ जाता है और कभी कभी क्वेश्चन नहीं भी आता है। लास्ट ईयर 2 क्वेश्चन आ गए थे वर्ल्ड हिस्ट्री से, लेकिन पहले कभी तो क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, तो ज्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं है और आ भी जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये वर्ल्ड हिस्ट्री को इस तरीके से पढ़ेंगे कि हम लोगों ने एक बार पढ़ लिया और हम इसको जो रिवीजन करते हैं वो करते हैं मेंस के दौरान। जब हमारा मेंस हमारा प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो उस टाइम में जो हमें टाइम मिलता है तो उसमें हम इस सब्जेक्ट को कवर कर लेते हैं, लेकिन हमें पहले से जो पढ़ना होता है। तो जब इसके अंदर वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करते हैं तो हमें इसके अंतर्गत इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पढ़ना होता है। ठीक है, इसके साथ हमें जो अमेरिकन रेवोल्यूशन है, अमेरिकी क्रांति है, वो पढ़ते हैं, फ्रांसीसी क्रांति पढ़ते हैं, रूसी क्रांति पढ़ते हैं, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर पढ़ते हैं, और दोनों वर्ल्ड वॉर के बीच में, विश्व युद्ध के बीच में क्या क्या एक्टिविटी हुई वो भी पढ़ते हैं, और किस तरीके से जर्मनी में हिटलर का उदय हुआ और इटली में जो मुसोलिनी था उसका किस तरीके से उदय हुआ, इसके बारे में पढ़ते हैं। मतलब नाजीवाद और फांसीवाद का किस तरीके से उदय हुआ यूरोप में, हम वो पढ़ेंगे। रूसी क्रांति पढ़ेंगे, और इससे पहले कि हम लोग पढ़ते हैं रिड्रॉवल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय जो सीमाएं हैं उनका किस तरीके से, उसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं क्या, जर्मनी का एकीकरण। ठीक है, जैसे कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ये दोनों टॉपिकों को हम इसके अंतर्गत कवर करते हैं। और फिर इसके बाद क्या होता है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तो डीकोलोनाइजेशन होता है, क्योंकि जो 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 विकसित देश थे उस समय के, उसके अंतर्गत बहुत सारे देश कॉलोनी बने थे, जिसमें से हमारा भारत भी था, एक ब्रिटेन का कॉलोनी था, उपनिवेश था। तो बे उपनिवेशी पढ़ते हैं, डीकोलोनाइजेशन पढ़ते हैं, और इसके अंतर्गत फिर क्या होता है कि बाद में यूएन
की स्थापना होती है 1945 के दौरान, और फिर वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है, उसी के बाद यूएन की स्थापना होती है। तो हम इसके दौरान क्या होता है कि कोरियन वॉर होता है, तो कोरियन वॉर को भी हम कवर करते हैं, उत्तर कोरिया नॉर्थ कोरिया अलग अलग हो जाते हैं। तो हम इन जो वर्ल्ड में जो कौन कौन घटनाएं हो रही हैं उनको हम इसके अंतर्गत कवर करते हैं 1945 के बाद, और फिर 1945 के बाद से लेकर अभी तक कौन कौन सी जो घटना है करंट में वो भी इसके अंतर्गत कवर हो जाती हैं। तो ये तो हो गया वर्ल्ड हिस्ट्री का काम। लेकिन जब हम बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री की, तो हमें इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ना होता है हमें एंशिएंट, और हमें पढ़ना होता है क्या मिडाइवल, और पढ़ना होता है क्या मॉडर्न हिस्ट्री। हमें तीन हिस्ट्री पढ़नी होती है, ठीक है। और मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत ही आता है क्या फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम। तो इसी के अंतर्गत, तो स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत तो हमारा जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, रिवोल्ट ऑफ 1857, तो ये तो हम कवर करते ही हैं, ठीक है। तो हम इसको एक एक करके समझ लेते हैं। जो हमारी एंशिएंट हिस्ट्री है और मिडाइवल है और मॉडर्न हिस्ट्री है, तो एंशिएंट हिस्ट्री हमारी स्टार्ट होती है कहां से, प्रागैतिहासिक काल से, मतलब जो होता है ना जहां से जब कि मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है, ओरिजिन कहां से हुआ। तो ये तो एक पृथ्वी का इतिहास है कि मतलब जो पृथ्वी पे मानव सभ्यता का उदय कैसे हुआ और मानव जाति कहां से आई, तो ये तो हम लोग नॉर्मली पढ़ते ही हैं। लेकिन जब हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं मुख्य रूप से, तो हम लोग पढ़ते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से, मतलब हड़प्पा सभ्यता से, ठीक है। और जो हड़प्पा सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता ये पढ़ते हैं, और ये वैदिक सभ्यता है, ठीक है, वैदिक कल्चर है वो पढ़ते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा महाजनपद काल, ठीक है, 600 ईस्वी से लेके, तो वो हम सारे पीरियड को पढ़ते हैं। फिर आ जाता है मौर्य काल, फिर पोस्ट मौर्य, गुप्त काल, ठीक है, पोस्ट गुप्ता। तो फिर मध्यकाल में आ जाते हैं। तो मध्यकाल में जो हमारे प्री जो है ना, जो मध्यकाल से पहले का जो समय है, ठीक है, प्री मिडाइवल, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग बहुत सारे जो शासक थे, ठीक है, जो बहुत सारे जो क्या होता है कि बहुत सारे वंश आए बीच बीच में, जैसे कि राजपूत वंश आए, राष्ट्रकूट वंश आए। तो इन वंशों का बीच बीच में शासन रहा है। जैसे हर्षवर्धन था, उनका शासन था, ठीक है, तो वर्धन वंश आया। तो ये जो शासक रहे हैं बीच बीच में, इसके बाद लेकिन जब केंद्रीय रूप में सत्ता आती है, वो आती है कब से, गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत से। और दिल्ली सल्तनत का जो पहला वंश था वो क्या था, गुलाम वंश। तो वहां से केंद्रीकरण की स्थापना होती है और उसको हम लोग दिल्ली सल्तनत बोलते हैं। और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 वंश रहे हैं जिनको हम पढ़ते हैं, जैसे कि हमारा गुलाम वंश सबसे पहला था, ठीक है, उसके बाद हमारा जो था खिलजी वंश, सैयद वंश। तो इन वंशों को हम लोग पढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा कवर हो जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है, मुगलों का शासन आता, तो मुगल काल पढ़ते हैं। और मुगल काल के बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या, ब्रिटिश काल। क्योंकि ब्रिटिश काल के दौरान है कि ब्रिटिश काल के जो दौरान है वो समय बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। इस जो पीरियड है, इस पीरियड के बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं। तो ये जो पीरियड है मॉडर्न हिस्ट्री का, तो ये तो इस तरीके से हम लोग पूरी हमारी हिस्ट्री खत्म हो जाती है। जब मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री हमें ब्रिटिश काल के दौरान जो हमारा किस तरीके से ब्रिटिश ने भारत पे शासन किया, उन लोगों ने किस तरीके से यहाँ की सत्ता को कैप्चर किया, और फिर उसके बाद उन्होंने क्या क्या जो है सुधार किए यहाँ की जो अर्थव्यवस्था के लिए, यहाँ की राजनीतिक प्रणाली में। तो उस दौरान के हम लोग अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जब हमारे भारतीय उस शासन प्रणाली से मतलब एक प्रकार समझ गए कि हमारा शोषण हो रहा है, गलत हो रहा है, तो उसको हटाने के लिए किस प्रकार से हम लोगों ने आंदोलन किए। तो उसी के दौरान हम लोग 1857 का आंदोलन पढ़ते हैं, रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति, ये तो पढ़ते ही हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं 1858 से लेकर 1905 के बीच में किस तरीके से राष्ट्रवाद का उदय हुआ। फिर उसके बाद 1905 से लेकर 1918 के बीच में किस तरीके से जो एक उस सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए किस तरीके से क्रांतिकारी गतिविधियां हुई, एक्टिविटीज हुई। तो हम ये पढ़ते हैं। मोस्टली क्या करते हैं, जब हमारी 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है, तो इससे लेकर जो 1947 के बीच का समय है, ये हम लोग पीरियड बहुत ही इंपोर्टेंट तरीके से पढ़ते हैं, क्योंकि इसी के दौरान ही बहुत सारे आंदोलन हुए। और हम इसको 3 भागों में विभाजित कर लेते हैं, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं तो उदारवाद, उग्रवाद और फिर गांधी युग। तो इन 3 युगों में बांट लेते हैं। तो उदार युग में हम लोग बहुत सारे नेता रहे, तो उनके बारे में पढ़ते हैं। उस दौरान क्या क्या हमारी ब्रिटिश काल के दौरान कौन कौन सी डील हुई वो ही पढ़ते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है उग्रवाद, उसी में आता है क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन हुए, तो वो एक्टिविटी हुई, तो वो हम पढ़ते हैं। कुल मिला के इस टाइम पीरियड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस दौरान बहुत सारे हमारे आंदोलन हुए। और फिर आ जाता है क्या, गांधी युग। तो गांधी युग में हम मुख्य रूप से 3 आंदोलन हुए, असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, और वो 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन। फिर हम पढ़ते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, भारत छोड़ो आंदोलन। और फिर इस तरीके से भारत का फिर बाद में विभाजन हो जाता है और भारत 1947 में आजाद हो जाता है। तो हम लोग भारत की आजादी को भी पढ़ते हैं और पार्टीशन को भी पढ़ते हैं। तो ये तो हमारी इस तरीके से जो हमारी हिस्ट्री खत्म हो जाती है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री जब 1947 में
खत्म होती है तो हमें इसके बाद उसमें सिलेबस में ये यूनिट और है, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, मतलब आजादी के बाद का जो भारत रहा है उस भारत का किस तरीके से एकीकरण हुआ, पुनर्गठन हुआ, ठीक है, ये मतलब रिकॉग्नाइजेशन हुआ, ठीक है। तो ये क्या करते हैं 1947 के बाद की जो हमारी हिस्ट्री रही है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, तो इसमें हम पढ़ते हैं राज्यों का किस तरीके से पुनर्गठन हुआ, तो वो भी हम पढ़ते हैं, और आज तक क्या क्या चल रहा है, कौन कौन सी सरकार रही, कौन कौन सी गवर्नमेंट रही, तो इंपोर्टेंटली तरीके से हम लोग ये चीजों को देखते हैं। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमें पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया जो है वो भी हमको पढ़ना होता है, 1947 के बाद क्या क्या हुआ। तो इस तरीके से हमारी क्या होता है, हिस्ट्री खत्म हो जाती है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, ठीक है। तो ये हम भी खत्म कर लेते, तो इस तरीके से हमारी हिस्ट्री के अंतर्गत हमें ये पढ़ना होता है। हमारा आर्ट एंड कल्चर खत्म हो गया, हिस्ट्री खत्म हो गई। अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी की, ठीक है। हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं, फिर हमें पढ़ना है इंडियन सोसाइटी। तो हम जब ज्योग्राफी की बात करते हैं, उसको थोड़ा हटा देते हैं हिस्ट्री का, हमने हिस्ट्री को समझ लिया है। जब हम बात करते हैं ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी के अंतर्गत हमें पढ़ना है इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, जो हिस्ट्री जो ज्योग्राफी है इसको कई भागों में हम लोग बांट लेते हैं। एक तो पढ़ते हैं भूआकृतिक विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी, और जो भूगोल है, और भूगोल का जो मुख्य रूप से हम लोग बात करते हैं भूगोल को कि 3 भागों में विभाजित करते हैं, जैसे स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल। तो हम लोग क्लाइमेटोलॉजी को पढ़ते हैं, ओशियनग्राफी को पढ़ते हैं, और सोल ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, क्योंकि जो पृथ्वी है, पृथ्वी मुख्य रूप से क्या, जल, स्थल और वायुमंडल, तो इन 3 चीजों को हम लोग पढ़ते हैं। तो वायुमंडल के अंदर जो जलवायु विज्ञान है, क्लाइमेटोलॉजी है, वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्लाइमेटोलॉजी हो गया, और एक हो गया क्या, जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी हो गया, क्लाइमेटोलॉजी हो, ज्योग्राफी को कंप्लीट कर लेते हैं। ज्योग्राफी के अंदर जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और ओशियनग्राफी, और हम सोल ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है ये जो 4 चीजें हमें इसके अंदर पढ़नी पड़ती है, इसी के अंदर हमारा जो है फिजिकल ज्योग्राफी खत्म हो जाता है, और इंडियन ज्योग्राफी हमारा खत्म हो जाता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी हमारा खत्म हो जाता है। और फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर का जो इंपोर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ज्वालामुखी, ठीक है, ज्वालामुखी टॉपिक हो गया, भूकंप हो गया, चक्रवात हो गया, और इसके अलावा ज्वालामुखी हो गया। तो ये क्या है, इन सारे टॉपिक जो मुख्य रूप से हैं, और भारत में या पूरे वर्ल्ड में संसाधनों का किस तरीके से वितरण हुआ है प्राकृतिक रूप से, वो सारी जो गतिविधियां हैं, जो सारी घटनाएं हैं, वो आपको पूरी तरीके से सिलेबस में मिल जाएंगी, वाक्य टू द पॉइंट, शब्द बाई शब्द। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। यहां मैं बता रहा हूं कि हमें कौन कौन से इसके अंतर्गत जो एक इसको हम किस किस भागों में इसको विभाजित कर सकते हैं, कि जैसे ज्योग्राफी है तो हम लोग किस तरीके से पढ़ते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है, भूआकृतिक विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनग्राफी और सोल ज्योग्राफी। तो इन 4 तरीकों से हम लोग उसको विभाजित करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं इंडियन सोसाइटी की, ये जो सब्जेक्ट है इंडियन सोसाइटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए में है क्योंकि इससे हर साल कम से कम 5-6 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं इंडियन सोसाइटी से। जब इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ता है कि जो उसमें जो बाकायदा सिलेबस में चीजें दी हुई हैं, कि वो इसमें होता है कि पहले तो भारतीय समाज क्या कहलाता है, भारतीय समाज की विशेषताएं क्या है, ये टॉपिक हमें पढ़ना होता है। इसी के अलावा हम लोग पढ़ते हैं कि क्षेत्रवाद, हमारे समाज में किस तरीके से क्षेत्रवाद है, रीजनलिज्म है, वो पढ़ते हैं। इसके अलावा हम कम्युनलिज्म पढ़ते हैं, ठीक है, हम लोग सेकुलरिज्म पढ़ते हैं, धर्मनिरपेक्षता पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें पढ़ जाती हैं। और वुमेन, हमने वुमेन पढ़ लिया, वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, तो ये हम पढ़ते हैं। और इस तरीके से हम इंडियन सोसाइटी को कवर कर लेते हैं। इसके अलावा यदि हम और 3-4 टॉपिकों की बात करें सोसाइटी के अंतर्गत, तो सोसाइटी के अंदर हम 2-3 टॉपिक और भी ऐड कर सकते हैं, जो कि सिलेबस के अंतर्गत खुद इसमें मेंशन है। जैसे कि हमने बात की है अभी कि जो ग्लोबलाइजेशन है, तो ग्लोबलाइजेशन का भारतीय समाज पे क्या प्रभाव है, ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। और भारतीय समाज में महिलाएं जो संगठन है, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है, उनका क्या किस प्रकार से उनका योगदान है, वो भी हम पढ़ते हैं। तो ये तो क्या हो गया, और एनजीओ वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये क्या हमारी जो इंडियन सोसाइटी है वो इस तरीके से हम लोग सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हैं। तो मुख्य रूप से मुझे जीएस बने पढ़ना है, वो पढ़ना है इन 4 सब्जेक्ट को, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इंडियन सोसाइटी। तो इस तरीके से हम इस चार सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं, और हमारा जीएस का सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यदि बुक्स की बात करें कि मैं कौन सी बुक्स पढ़नी है, तो हम आर्ट एंड कल्चर, यदि हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री के लिए आप बिपिन चंद्रा पढ़ सकते हैं, जो कि ओल्ड एनसीईआरटी आती है 12th क्लास की, वो पढ़ सकते हैं। या फिर स्पेक्ट्रम जो है, स्पेक्ट्रम भी आप ले सकते हैं, ठीक है।
स्पेक्ट्रम जो भी यदि आप चाहो तो ले सकते हो, बन्नादि बिपिन चंद्रा, उससे आपका कवर हो जाएगा। जब आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं तो आर्ट एंड कल्चर के लिए तो देखो, यदि नितिन संघानिया पढ़ सको, बहुत बड़ी बुक्स है। आपको यदि बहुत अच्छा ज्ञान चाहिए बहुत ज्यादा तो पढ़ सकते हो, लेकिन ज्यादा मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं है। आप लोग केवल यदि किसी कोचिंग का नोट्स है तो वो भी, उससे भी अपन कवर कर सकते हैं। और ज्योग्राफी की बात करते हैं तो माजिद हुसैन की आती है हिंदी मीडियम, तो वो आप कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम से हैं तो उसके लिए आप जो जेसी लोग हैं वो पढ़ सकते हैं, या किसी भी यार नोट्स पढ़ लो, इससे बेहतर है। या फिर जो 11 और 12 की एनसीईआरटी, उससे बेहतर कोई नहीं है। यदि आप वो पढ़ोगे तो हर चीज आपको एक कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। हाँ, यदि आपको मेंस के लिए थोड़ा बहुत दिक्कत आएगी तो फिर आंसर राइटिंग के लिए आप कुछ तो आपको एक जो कोचिंग का नोट्स है वो आप कवर कर सकते हैं बिना कोई स्टैंडर्ड बुक्स पढ़े। आप केवल एनसीईआरटी को ही रेफर कर सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं। और सोसाइटी के लिए आपको केवल कुछ नहीं पढ़ना मेरे हिसाब से, एक 11th क्लास की 12th क्लास की भारतीय समाज की एक बुक्स आती है एनसीईआरटी की, वो पढ़ लो। आप किसी कोचिंग का जो है नोट्स ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपके 4 सब्जेक्ट जो है कवर हो जाएंगे। और एक बार अच्छे तरीके से जो जीएस1 का सिलेबस है उसको एक बार देख लो, उसके अंदर कौन कौन से बिल्कुल जो बारीकी से टॉपिक दिए हुए जो मेंशन है बाकायदा, यदि टॉपिक बाय टॉपिक यदि आप सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हैं पूरी तरीके से, तो आपको कहीं भी किसी तरीके कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आपका जो पूरा सिलेबस है वह कहता टू द पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा, टॉपिक बाय टॉपिक बिल्कुल, और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और हमेशा प्रीवियस ईयर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यदि वो भी आप देखते जाओ और टॉपिक बाय टॉपिक देखते जाओ, इन किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको खुद ही पता अंदाज हो जाएगा कि अच्छा हाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए, मतलब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हमें इस टॉपिक को कवर करना है। तो इस तरीके से जो आपकी जो मेंस की तैयारी है, जो स्ट्रेटजी आप बना सकते हो और उसको कवर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जीएस1 का सिलेबस है वो आपको कवर हो गया है। जो मैं अगला वीडियो बनाऊंगा वो बनाऊंगा कि हम जीएस2 का सिलेबस है, जिसमें हमको पॉलिटी एंड गवर्नेंस पढ़नी है, संविधान पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, सोशल जस्टिस पढ़ना है, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ना है, ठीक है। तो वो हमें कैसे कवर करें, उसका सिलेबस क्या है, उसके लिए कौन सी बुक्स पढ़ें, तो वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। इसी के साथ हम लोग ये वीडियो खत्म करते हैं। हम लोगों ने जीएस1 का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, वीडियो भी बड़ा हो गया, 15 मिनट लगभग हो गया है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा जीएस1 का सिलेबस, सामान्य अध्ययन, ठीक है, पेपर 2 मतलब सामान्य अध्ययन पेपर 1 और ओवरऑल जो पेपर 2 है, क्योंकि पेपर 1 जो होता है वो होता है ऐसे का। तो हम लोगों ने सामान्य अध्ययन का खत्म कर दिया सिलेबस जीएस1 का, और अगला वीडियो का आप लोग मैं डाल दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आता है तो आप तक वो आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों, जय हिंद।